कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। थैंक यू हुस्ना फॉर रिमेम्बरिंग मी, राइट, थैंक यू। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे, तो शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सेस, तो एक है 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा जो है तो वो है 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आ रही हैं। अभी आपको पता है कि जब 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगी तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हमारे पास 2 किस्म की होती है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगी, एक होती है sp3d2 और एक हमारे पास होती है d2sp3, ठीक है। ये हमारे पास दोनों जो है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देंगे, sp और ये sp d2sp3, ठीक है। तो d2sp3 में जो हमारे पास ये कब होगा, ये तब होगा जब लीगेंड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा। एग्जाम्पल आप इसमें लिख ले, CO लिख लें, साइनाइड लिख लें, ठीक है। और जब वीक लीगेंड होता है, वीक लीगेंड होगा यानी H2O होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो इसमें sp3d2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये 6 के लिए कॉम्प्लेक्स है। और इसमें हमारे पास अगर 4 हो तो फिर 4 में हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। एक हमारे पास जनाब आ जाएगा 4 में टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और एक हमारे पास होती है स्क्वायर प्लेनर। तो फिर भी आपको पता है कि जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जबकि स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्या होती है, इसमें भी हमारे पास dsp2 होती है। इज इट क्लियर? तो अगर इसमें देखें तो कितना नंबर है, 1s और 3p है, तो ये 4 है, और ये d1s2 और ये 3 to 4। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 और जो टेट्राहेड्रल के लिए है तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और फिर यहाँ पर आपके लिए एक MCQs बुक में दिया गया है और वो हमारे पास है सिस्प्लेटिन, ठीक है। सिस्प्लेटिन जो है तो एंटी कैंसर जो है तो वो ड्रग है, और ये जो है तो उसका शेप जरा और फॉर्मूला जो है तो आप देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है तो शेप्स के बारे में कुछ हो गई। और इनके अलावा जो कलर्स हैं, तो कलर्स का एक टेबल बना हुआ है आपके बुक में, वो आपको जरा याद करना है कि स्कैंडियम और D0 और D10 सिस्टम जो भी वो कलरलेस होते, बाकी जो है तो ये जो बुक में जो टेबल बना है उसको जरा याद कर लें। टाइटेनियम +3+4 ये कलर जो है तो आपको थोड़े याद रखने हैं, ये जरा रट्टा टाइप का है, ठीक है ना। तो ये जनाब हमारे पास जो है तो ज्योमेट्रियों के बारे में कुछ मालूमात हो गई, ठीक है। और आपका गिला खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट अभी हम आएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री पर, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है तो इसमें हम जनरली क्या पढ़ते हैं, शाबाश। जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जो है तो जो पहला आपका टॉपिक है वो हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस। हमारे पास पहला टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस, ठीक है। हम कंबस्शन एनालिसिस को जो है तो क्यों करते हैं, कंबस्शन एनालिसिस से हम क्या करते हैं, हम इसमें असल में कार्बन की परसेंटेज जो है तो मालूम करते हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करते हैं, जो हमारे साथ आगे चलकर हेल्प करती हैं एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने में। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस होती कैसे है। तो कंबस्शन एनालिसिस के लिए तरतीब इन्होंने कुछ इस तरह की है, यहाँ पर हमारे पास एक फर्नेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक फर्नेस है।
फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है तो याद रखें अराउंड अबाउट 850 सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें यहाँ पर एक इस तरह कंटेनर रखा होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटिनम बोर्ड कहते हैं, ठीक है। प्लेटिनम से बना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो वो मटेरियल खराब ना हो, इसलिए प्लेटिनम से बनाया गया है। और यहाँ से इसको ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। और यहाँ इस प्लेटिनम बोर्ड में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला होता है, प्लस इसमें हमने कॉपर ऑक्साइड डाला होता है। क्यों ये कॉपर ऑक्साइड डालते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कौन मौजूद है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर को हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज करता है। जब ये यहाँ से हम फिर कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक दो बॉटल्स लगे होते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा बॉटल जो है तो लगा होता है, ठीक है। ये कनेक्शन बना होता है। ये जो पहला बॉटल है तो इसमें हम कहते हैं कि मेरे पास कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ पर ये MgClO4 तो इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोरेट, इसको मैग्नीशियम क्लोरेट। जबकि दूसरे में हमारे पास KOH सोल्यूशन मौजूद होता है। अभी होगा क्या, होगा इस तरह कि ये जो मैग्नीशियम क्लोरेट है तो ये हमारे पास H2O एब्जॉर्बर है, H2O एब्जॉर्बर है। जबकि KOH जो है तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो वो एब्जॉर्बर है, ठीक है। H2O एब्जॉर्बर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होता ऐसे है कि यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्लोरेट लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी ये बॉटल, यानी ये बॉटल का हम इस तरह करेंगे कि इस बॉटल को यहाँ से टाइट किया जाता है और यहाँ से भी इसके नोब्स होते हैं, यानी खोल सकते हैं इस ट्यूब से इन बॉटल्स को और फिर फिट कर देते हैं। तो इन बॉटल का आप इस तरह करेंगे, इन बॉटल के साथ जब आप ये हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास बॉटल 2 है, ठीक है। आप ये जो 1 वाला ये है और 2 वाला ये है, तो इसका आप इस तरह करेंगे कि आप इसका पहले वेट 1 मालूम करें, W1, ठीक है। W1 का मतलब है यानी आपने इसमें मैग्नीशियम क्लोरेट को डाला, इसका जो वेट था फिर आपने इसको यहाँ पर टाइट कर लिया। फिर इसका भी आप क्या मालूम करें, W1 मालूम कर लें, जितना आप इसने KOH डाला था या फिर आप दोबारा टाइट कर लें। फिर क्या होगा, यहाँ से जी पानी आ रहा है, ये पानी जो है तो ये H2O है, H2O आकर इसमें जज़ब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आगे आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पर जज़ब हो जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पर जज़ब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो फिर इन बॉटल को खोल लें, फिर इसका क्या मालूम करें, फिर इसका W2 मालूम करें। अभी इसका वजन ज्यादा हुआ होगा क्योंकि इसमें वाटर जज़ब हुआ है, दूसरे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब है, उसका भी आप W2 मालूम कर लें। इसके बाद फिर आप इस तरह करें, आप इस तरह करें कि इसके में जो पानी जज़ब है, इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, तो हम कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब कितना हुआ है, वाटर एब्जॉर्ब कितना हुआ है, तो उसके वजन निकालने के लिए W2 जो वेट था, W1 जो वेट है उससे माइनस करें, तो आपके पास यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब का पता चल जाएगा। अगर आप इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कितना वजन जज़ब किया है, तो उसके लिए भी आप इस तरह करें कि W2 जो वजन आया है इस बॉटल का, उससे जो पहले बॉटल का वजन किया था पहले जज़ब होने से पहले, तो वो आप निकाल लें, तो आपके पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अभी इस वैल्यू से आप क्या फ़ायदा लेंगे, इस वैल्यू से आप ये फ़ायदा लेंगे कि आप मॉलिक्यूल इसमें एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। और एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए अभी मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, इसमें इस तरह करें कि अभी हमें तो क्या फाइंड करनी है, हमारी टास्क जो है तो वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। और एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमारे पास सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, सबसे पहली स्टेप ये होना चाहिए कि हमें जो है तो कार्बन परसेंटेज जो है तो मालूम हो, हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम हो, हमारे पास ऑक्सीजन परसेंटेज मालूम हो। तो अभी परसेंटेज मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर जो है तो कार्बन की परसेंटेज, तो उसका फार्मूला ये होगा कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये जनाब कहाँ से
आएगा। ये मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि मास कितना जज़ब है, तो वो आपको पता है कि W2 माइनस W1 से आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंट से वो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। इज इट क्लियर? फिर हमारे पास आता है कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जनाब? ये वाला है, ये वाला मास जो है, तो ये मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आप अपने साथ नोट रखेंगे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि आपको जब परसेंटेज फाइंड करना होता है तो ये आपने जितना स्टार्ट में डाला था 10 ग्राम 20 ग्राम 15 ग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये मास आपने W किससे मालूम किया? इस वाले फार्मूले, वो जो बॉटल पहले फिट की बाद में फिट की, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला आपने मास जो है, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? ये आप फाइंड करेंगे जो आप शुरू में डालते हैं, फिर इनटू, क्योंकि हम कार्बन की परसेंटेज, तो आप इसका अपना एटॉमिक मास, फिर कार्बन किस फॉर्म में आपके पास जनाब मालूम होता है, CO2 की फॉर्म में मेरे पास क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसका मोलर मास ये 44 और इंटू 100, तो इससे आपके पास कार्बन की परसेंटेज आएगी। इज इट क्लियर? जो मेरी बात को समझ चुका है वो हाथ उठा ले, वो हाथ उठा ले। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान बातें हैं, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आए, शाबाश, नेक्स्ट आ जाए जनाब। नेक्स्ट हम परसेंटेज मालूम करते हैं हाइड्रोजन का, फिर उसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रोजन का जो है, तो वो परसेंटेज H2O जो है, तो वो जज़ब हुआ होता है, तो इसलिए ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये भी आपको जो W2 माइनस W1 वो वाटर के बॉटल से जो वजन आया होगा वो आप लिख लेंगे। और यहाँ पर फिर हम लिखते हैं मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो तो ऊपर के लिए जो लिखते हैं वो यहाँ भी लिख लेंगे, इनटू अभी हाइड्रोजन का करते हैं, तो हाइड्रोजन तो H2 होते हैं, तो इसका H2 मोलर मास 2, और ये वाटर में होता है, वाटर का मोलिकुलर मास जो है, तो हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसमें कैलकुलेट करते हैं इनटू 100, तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आई। बाकी हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज रह गई है, तो वो तो बहुत आसान बात है, उसमें इस तरह करेंगे ऑक्सीजन को परसेंटेज के लिए कि 100 माइनस कार्बन की परसेंटेज जमा हाइड्रोजन की परसेंटेज, यहाँ से जो जवाब आया हो यहाँ से और यहाँ से वो आप इसमें प्लस कर लें, तो यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी। इज इट क्लियर? तो ये कंबस्शन एनालिसिस थी और आपको परसेंटेज फाइंड करने का तरीका आ गया है। इज इट क्लियर? ये बहुत आसान तरीका है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये फाइंड एम्पेरिकल फार्मूले के लिए सिर्फ ये है परसेंटेज नहीं। अभी नेक्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला के लिए जो स्टेप्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास आपको पता है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, शाबाश, हमारा काम किसके साथ है? हमारा काम परसेंटेज निकालना, हमारा काम परसेंटेज निकालना, और वो तो आप कर चुके हैं। अगर कार्बन की परसेंट है जो तब भी आप सीख लिया है, हाइड्रोजन की हो वो भी सीख लिया है, ऑक्सीजन को हो वो भी आपने सीख लिया है। इसमें हम जब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे तो स्टेप नंबर 2 में आप इस तरह करोगे कि आप इसकी क्या निकालोगे, आप इसके मोल्स निकालोगे। तो यहाँ पर दूसरा है मोल्स, मोल्स फाइंड करो, फाइंड मोल्स। तो मोल्स के लिए तो फिर सिंपल फार्मूला आपको पता है ना, ठीक है? कि ये जो यानी लेट सपोज आप मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हो, मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हो, तो उसका तरीका आसान यही है कि कार्बन की जो परसेंटेज आई है उसको डिवाइड करो उसके एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है? तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो परसेंटेज हो डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास मोल आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इस तरह हाइड्रोजन के भी निकाले और इस तरह ऑक्सीजन की भी निकाले। स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास मोलर रेशो निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोलर रेशो। और मोलर रेशो के लिए क्या आएगा, अगर मैं ये कार्बन के लिए करूं, अगर इसी तरह मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज करूं, और इसी तरह अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करूं, तो मैं लेट सपोज मैं कह दूं यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इज इट क्लियर? तो मोलर रेशो का तरीका ये है कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें जो कम होते उस पर डिवाइड करें, हर एक के मोलों को कम पे डिवाइड करूं, तो इसका अपना मोल क्या आता है 1, इसका अपना मोल क्या आता है 2,
इसके ये मैंने फर्जी कीमतें दी ये 3, तो इसमें कम कौन सा है, सबसे कम तो ये वाला है, तो इसको इधर भी डिवाइड किया, इसको इधर भी, इसको इधर। यानी मोलर रेशो का तरीका ये होता है कि परसेंटेज के बाद जो आप मोल मालूम करते हैं तो उसमें आप उसको डिवाइड करेंगे सबसे कम जो मोल होंगे उस पर, तो ये आपके पास जवाब आएगा। और इसके पास आपके पास अगर फ्रैक्शन में आया तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके बुक में एस्प्रिन की एग्जांपल दी हुई है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास जवाब निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपके बुक की एक न्यूमेरिकल जो है तो मौजूद है, उस पर आप प्रैक्टिस करके इन स्टेप्स को सीख सकते हैं। लेकिन उसमें एक एमसीक्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एमसीक्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप याद करें, और वो आपको एमसीक्यूज ये है कि एस्पिरिन का जो आपको आपके पास जो उसका फॉर्मूला आता है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो क्या निकलता है जनाब, वो C9H8 और O4। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है जनाब आपके लिए कि एस्पिरिन का एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है। ये आप अगर उन प्रैक्टिस कर लें तो आपके पास यही स्टेप यही है, कार्बन परसेंटेज, दूसरा स्टेप मोल, तीसरा स्टेप मोल रेशो, और मोल रेशो से सारे होल नंबर आ गए तो वो पुट कर लें, और अगर फ्रैक्शन हो तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें तमाम को साथ, फिर के उसको होल नंबर बना ले, ठीक है। तो ये सुटेबल जो है तो फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आया है एस्पिरिन के लिए। इसके बाद जो हमारे पास जो स्टेप है तो वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में बराबर किसके होता है, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मेरे पास बराबर होता है वो n इंटू क्या बराबर होता है, शाबाश, वो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होता है। जब आप इतना स्टेप सीख लें तो फिर इसमें सारी डिस्कशन किस पर है, सारी डिस्कशन जो है तो n पर है कि ये n क्या चीज है, कि ये n क्या चीज है। तो n को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो n मेरे पास बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट जो आपको दिया होता है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट जो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास n की वैल्यू है, इससे जो नंबर भी आ जाए उसको आप इसकी जगह पे पुट करें, ठीक है। इसके ऊपर एक सिंपल एग्जांपल आपकी बुक की, इसके अलावा जनरल भी मैं दे सकता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। लेट सपोज आपके पास है CH2O, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है तो मेरे पास फाइंड करो, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है तो वह मैं आपको देता हूँ 180.12, ये वैल्यू है, ठीक है। तो अभी आप वही बात आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो अभी एम्पेरिकल फार्मूला तो आपको पता है कि ये है, ये क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले लिख लें, इस n को सॉल्व करें। तो n इज इक्वल टू वही फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट तो दिया है, तो ये दिया है 180.12 डिवाइडेड बाय क्या है, शाबाश, ये एम्पेरिकल फार्मूला वेट, और एम्पेरिकल फार्मूला वेट n कितना आ रहा है, शाबाश, n कितना आ रहा है, शाबाश, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जनाब मेरे पास क्या होगी, हाँ एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करें ना, यहाँ पे मैं यहाँ पर मालूम कर दूंगा। तो देख लो कितना इससे आता है, ये 12 है, ये 2 है और ये 16 है, तो कितना आता है, शाबाश, इससे हमारे पास आता है ये 16 और 2 18 और 2, हाँ ये 30 आता है, ठीक है। इससे 30 आ जाएगा, तो इसकी जगह 30 डिवाइड करो, जब ये 30 इस पे डिवाइड होगा तो हमारे पास नॉर्मली 180 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू हमारे पास 6 है, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, ठीक है। अभी इसको अगर आप ओपन करें तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6 आ जाएगा, H ये 2 हैं और ये 6, तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और O जो है तो ये 6 तो 1 है, तो ये 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इस कंपाउंड का। अगर एम्पेरिकल ये हो तो हमारे पास इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड हो सकता है। इसके अलावा बहुत से भी आपको जनरल देंगे, इसी तरह कॉमन एग्जांपल आपको देते हैं। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है तो फाइंड होने का तरीका हम जान चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके बाद हम जो करेंगे, जो स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट हमारे पास है, और वो है मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस जो है
मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। तो मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? शाबाश, हमारे पास मॉडर्न मेथड में कौन से आते हैं, इसको समझने के लिए मैं अभी आपको एक जर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर एक फार्मूला हो C6 या सॉरी C2 कर लूंगा, मेरे पास कंपाउंड है C2H6 और O मेरे पास हो, तो मैं कहता हूं कि जनाब ये क्या चीज है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है तो ये इसका है, तो इसको अगर मैं खोलूं तो मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और दो चीजें हमारे पास क्या आती हैं, एक मेरे पास हो जाएगा CH3, ये CH2 और OH। तो ये एक जगह मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल है, लेकिन अगर दूसरी जगह मैं इसको खोलूं तो CH3OCH3, तो दूसरी जगह मैं कहता हूं कि ये तो ईथर है। एक जगह पर ये चीज क्या निकली? अल्कोहल निकली। एक दूसरी जगह पर ये क्या निकली? ईथर निकली। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखकर अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है तो वो इनफ फैक्टर नहीं है नॉलेज के लिए। इसके लिए आप हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब अभी देखें ना, मैं अगर सिर्फ इसको देखूं तो आप कहेंगे बस ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, लेकिन मैं अगर इसके स्ट्रक्चर को देखता हूं तो एक OH भी देता है, एक ईथर भी देता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इनफ टू गिव यू द इनफ नॉलेज। मगर इफ वी सी दैट, इफ वी सी the in organic chemistry, so molecular formula is not enough factor for enough information. You have to know about the structure formula, तो उसके स्ट्रक्चर फार्मूला को जानना जरूरी है। तो इसलिए स्ट्रक्चर फार्मूला अभी मालूम कैसे करते हैं, तो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए जो है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल रिएक्शन जरूरी है। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हैं तो वो कौन कौन से हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था, एक इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का जानना जरूरी है और दूसरा इसके लिए जो है तो केमिकल रिएक्शन का जानना जरूरी है। ये दो हैं हमारे पास फैक्टर। लेकिन ये तरीका जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो ये जो है तो इसके क्या आ गए, इसके ड्रॉबैक्स आ गए, इसके ड्रॉबैक्स आ गए। और पहला ड्रॉबैक इसका ये था कि ये जो है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रिएक्शन हर एक को स्टडी करना और वो तो बड़ा टाइम लगता है, तो ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा ये जो है तो ये not always 100%, not always 100% जो है तो एक्यूरेट, यानी हर केस में ये बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं आता। तो लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी किसी भी एक कंपाउंड की सीखनी है तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जरूरी है, और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जरूरी है तो मानता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल रिएक्शन फैक्टर हैं दो, लेकिन उनके ड्रॉबैक्स निकल आए। तो फिर इसके बाद आ गया नया तरीका जिसको कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर फार्मूले के लिए क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रक्चर फार्मूला। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर फार्मूले के लिए जो था तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कहते हैं। तो हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के, ये भी हमको एमसीक्यूज में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर उनकी ड्रॉबैक्स निकली हैं तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक की क्या सिग्निफिकेंस है जनाब, क्या चीजें हैं? तो ये तो सबसे पहले जो है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल रिक्वायर होते हैं इसके लिए। क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट? स्मॉल अमाउंट ऑफ
केमिकल इज रिक्वायर्ड, एक बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें फैक्टर क्या है, केमिकल नॉट वेस्टेड इन लार्ज अमाउंट, केमिकल नॉट वेस्टेड, इतना केमिकल भी जाया नहीं होता इन लार्ज अमाउंट। ये तीसरा इसका, दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है। तीसरा सिग्निफिकेंस जो है तो ये मेथड रैपिड है, रैपिड मेथड, रैपिड है, तेजी से होने वाला, तेजी से होने वाला। चौथा इसमें क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी इस पे इतना वक्त नहीं लगता। पांचवा तरीका इसमें क्या है, मोर गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, यानी ये अभी इनके फायदे हम गिनने जा रहे हैं। और छठा फायदा के नॉट इन्वॉल्व टू मच केमिस्ट्री, टू मच केमिस्ट्री, यानी आपके जैसे जहन है ना उस तरह केमिस्ट्री ये नहीं इन्वॉल्व करते, जो आप हर एक टॉपिक को अपने लिए खुद ही मुश्किल बनाते हैं। सर अगर एम्पेरिकल फार्मूला ये हुआ तो पत्थर का क्या होगा, पत्थर का ये है तो पंखे का क्या होगा, पंखे का ये है तो नाशपाती का क्या होगा, ये तो आप अपने लिए खुद मुश्किल करते हैं ना। हाँ, खटक ने कहा है, साजिद खटक ने, कि आई एम एग्री विद यू, आप बहुत ठीक फरमा रहे हैं कि हम हर एक चीज को मुश्किल बना देते हैं अपने लिए। और रीटा में आसान सिर्फ एक 2018 का मुश्किल था ना यार, और कौन से एंट्री टेस्ट इतने मुश्किल है, इतने टेक्निकल हैं जितना आप डरते हैं। निकाल ले आसान आसान क्वेश्चन। 2018 मानता हूं कि उसमें जरा टफ था, वो अनएक्सपेक्टेड, कभी कभी हो जाता है, 20-25 साल में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, अभी कहीं जाकर 20-22 साल बाद ऐसे फिर होगा, और आप तब तक स्पेशलिस्ट भी बने होंगे अगर टीचरों की दुआएं आपके साथ हों और माँ बाप की। तो ये आपके पास जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए, इज इट क्लियर। तो इसके बाद हमारे पास है जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैसे कहते हैं, या जो है तो कौन से टेक्निक होते हैं इसमें, तो उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, उनको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम जो है तो करेंगे। और हमारे पास है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता हो तो हमारे पास स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर फार्मूला कंपाउंड के लिए 3 मेन एक्सपेक्ट हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला डिटर्मिनेशन के लिए 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं, 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं, 3 मेन एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो 3 मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं, 3 मेन एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा एस्पेक्ट मेरे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और तीसरा एस्पेक्ट मेरे पास कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक। ये 3 हमारे पास जनरलाइज 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है तो वो हमारे पास अगर हमें पता हो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं और वही एग्जांपल दूं जो इससे पहले मैं दो चुका हूँ, यानी लेट सपोज एक था C2H5OH का इससे पहले, और एक था CH3O का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर मैं इनके नोट करता जाऊं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं, ये मेरे पास लिक्विड है और दूसरा ये हमारे पास क्या है, गैस है। तो इससे ये पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि स्टेट जो है तो उनमें डिफरेंस है। इससे इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है तो ये 341 केल्विन होगा और ये हमारे पास 248 केल्विन होगा, जबकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, जबकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या निकला था, आपको पता है ना, वो क्या निकला था मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्या आया था, शाबाश, वो था हमारे पास C2H6O, इज इट क्लियर। तो इसका मतलब है यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ रहा था,
लेकिन अगर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट किया तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास स्टेट भी चेंज आ रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज आ रहे थे। तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। क्यों? कि दोनों के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मगर जब स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क, तो इसका मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर में फर्क होगा। तो लिहाजा स्ट्रक्चर फार्मूला जानने के लिए एक फैक्टर फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट निकल रही है तो डेफिनेटली इनके स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ निकलेंगे। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको अगर एग्जांपल दूं C2H5, यही एग्जांपल देता हूं OH, और ये अगर सोडियम के साथ मिक्स किया जाए तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस देगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम यही CH3OCH3 यानी ईथर को ले लें और इसके साथ हम रिएक्शन करवाएं सोडियम का, तो ये कहते हैं कि ये रिएक्शन ही नहीं होता। तो यानी इसका मतलब है कि केमिकली यानी केमिकल रिएक्शन करना और न करना भी हमें एक फैक्टर है जो हमें बताता है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी यानी प्रॉपर्टी जो है तो वो डिफरेंट है, इसलिए एक रिएक्शन करता है दूसरा नहीं करता। तो ये दूसरा फैक्टर है। अभी अगर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड की तरफ आ जाएं तो इसमें अभी हमारे पास बहुत सी नॉलेज मौजूद है, और वो बहुत सी नॉलेज मौजूद है वो क्या है? वो कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट करके हम जो है तो क्या निकालेंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए अभी हम जो हैं तो सबसे पहले जी जनाब स्टार्ट लेंगे दो चीज़ों पर, और वो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? वो हमारे पास दो तीन टर्म आ रहे हैं। पहला टर्म हम जो डिफाइन करेंगे वो हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ये जरा जानना जरूरी है। दूसरा टर्म जो हमारे पास आता है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप सीखेंगे। इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर लाइन लगा के यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर हो, ठीक है, इस कंटेनर पे मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ? एनर्जी डाल रहा हूँ। ये एनर्जी असल में क्या है? ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आपने पढ़े हैं कि पूरा इसमें कॉस्मिक, गेमा, यूवी, विजिबल, IR ये सारे आते हैं, लेकिन जो मेरा स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें मैं क्या लूंगा? उसमें मैं जनाब लूंगा किसको? शाबाश, कौन कौन से को मैं लूंगा? मैं इसमें लूंगा यूवी को भी लूंगा और विजिबल को भी लूंगा। एक इस हिस्से को ले लूंगा। इसके अलावा एक इसमें मैं IR भी पोर्शन ले लूंगा। ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और उसमें ले लूंगा, वो हमारे पास आखिर में आते हैं जो कि रेडियो वेव्स कहलाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं EMR के ये तीन रीजन लूंगा, यूवी विजिबल रीजन, IR रीजन और रेडियो वेव्स। ठीक है ना? तो इसलिए ये रेडियो वेव्स जो होते हैं तो इस टेक्निक को तो हम क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हम NMR टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो NMR टेक्नोलॉजी जो है तो वो हम क्या कहते हैं कि NMR टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? शाबाश, NMR टेक्नोलॉजी हमारे पास असल में EMR की कौन सी रेंज को यूज करते हैं? यूवी रेंज को। अभी होता क्या है, मेरे टर्मिनोलॉजी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में असल में क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सबस्ट्रेंट, और वो किसके नतीजे में? इसके नतीजे में जब ये EMR आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या चीजें पड़ी? यहाँ पर कुछ चीज पड़ी है, ये इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सब्सटेंस के ऊपर आप डालते हैं, वो यूवी विजिबल हो, IR हो या रेडियो जो भी, तो ये सब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आता है। तो हम कहते हैं कि डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि इट इज अ टेक्निक, यानी ये एक ऐसा तरीका है यूज टू, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई, कि हम मालूम कर सकें
आइडेंटिफाई द डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस हम मालूम कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इंटरेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन किसके साथ, विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये ईटा के लिए बहुत जरूरी है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसा तरीका है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन सब्सटेंस से होगा और इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस हमारे पास क्या चीज है। और फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है तो ये हमारे पास जो है तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट use in above technique is called स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और इसके अलावा जो आपको एमसीक्यूज इसमें आएगा वो एमसीक्यूज ये है कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जो है तो ये बोथ के लिए यूज होता है। कौन कौन सा एनालिसिस के लिए, एक हमारे पास होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, एनालिसिस। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री होता है तो वो क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी भी मालूम करता है और क्वांटिटी भी, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल इन टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद अभी हम क्या शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास शुरू होने वाला है जनाब IR शुरू होने वाला है, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो टेक्निक हम करेंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स अभी हम करेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हम करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में जो पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है IR, यानी IR टेक्निक, ठीक है। तो IR टेक्निक जो होती है तो ये असल में क्या होती है, ये असल में वीक रेडिएशन है, ये असल में वीक रेडिएशन है, ठीक है। एक पॉइंट ये याद कर ले। दूसरा पॉइंट इसका ये याद कर ले कि इनकी रेंज जो होती है, रेंज इनका होता है 5000 से लेकर 667 पर सेंटीमीटर, यानी वेव नंबर की जो है तो ये रेंज है। और इस वजह से ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन IR का क्या होता है, तो ये फंक्शन ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स की क्या करता है, चेंज करता है। क्या चेंज करता है मॉलिक्यूल्स का, दो चीजें चेंज करता है। एक जो है तो क्या, वाइब्रेशन, ठीक है, ऑफ बॉन्ड्स, एक इसको चेंज करता है, और दूसरा रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है तो चेंज करता है। तो ये हमारे पास जनाब जो है तो दो टेक्निक्स हैं जिनकी बदौलत हम जो है तो मॉलिक्यूल्स में चेंज लाते हैं, उनके वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड में और रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में। फिर इसकी बाद में बात आएगी कि ये वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स कितने किस्म के हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स कितने तरीकों से होता है इसको आप जानेंगे। तो इसमें हमारे पास कितने हैं जनाब, इसमें हमारे पास मजीद दो में डिवाइड हुआ है, मजीद दो में। एक हमारे पास है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है, मैं भी आपको समझाता हूं इस पे। और एक हमारे पास है बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए जो है तो फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में फिर हमारे पास मजीद दो में डिवाइड है। एक होता है सिमेट्रिक स्ट्रेच, एक सिमेट्रिक स्ट्रेच, और एक हमारे पास होता है एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच, एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है। और फिर इसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है तो उसमें फिर जो है तो
मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं जो हम अभी यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, और स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो अभी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन में असल में होता क्या है, पहले तो आप इसको सीखेंगे कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन में होता क्या है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में जो है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है, तो वो क्या होगा, वो ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है तो वो सेम रहता है, एंगल में चेंज नहीं आता, जबकि इसके जो बॉन्ड लेंथ है तो उसमें जो है तो क्या आएगा, उसमें हमारे पास जनाब क्या आएगा, उसमें हमारे पास चेंज आता है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इसके लिए मैं एमसीक्यूज बताऊं तो ये इसके उलट होगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा तो उसमें चेंज आएगा, जबकि बॉन्ड लेंथ जो होता है तो वो रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेचिंग में फिर मैं आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच बताने लगूं तो उसमें मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये स्ट्रेच है, यानी ये बी एटम है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, ये अभी क्या है, इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच किस तरह होगी कि अगर ये बी है, अगर ये इतना ज्यादा हो गया तो ये भी इतना ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर ये इतना कम, ये इतना कम। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होता है कि एक ज्यादा, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा जबकि एक जो है तो कम होगा। ठीक है, ये इसमें यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, इसमें यहाँ से कम है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच में एक तरफ से जो है तो कम और एक तरफ से ज्यादा, या यहाँ से ज्यादा यहाँ से कम। लेकिन सिमेट्रिक स्ट्रेच में अगर चेंज होंगे तो दोनों इक्वल चेंज आएंगे, तो इसको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किस में फर्क हुआ, बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना था 180, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 180, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 180, यहाँ पर कितना, तो सब में बॉन्ड एंगल ये दो जो है तो ये देखिए बॉन्ड एंगल इसमें सेम है, जबकि बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा है। ठीक है, और ये क्यों इसमें चेंज आ रहा है, वजह ये थी कि जब आपने कंटेनर में यहाँ पर सब्सटेंस डाला था और आपने इस पे किसको गिराया था, IR को, तो IR ने इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड जो लेंथ है तो उसको चेंज किया। अगर दोनों को बराबर चेंज किया तो सिमेट्रिक स्ट्रेच, अगर एक को ज्यादा एक को कम तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच। लेकिन अगर फिर एंगल में इसी तरह चेंज आ जाए तो उसको बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेच में फिर इसमें एक है रॉकिंग है, जब दोनों एक ही साइड पर हो, सीजरिंग हो, कैंची की तरह दोनों चल रही हो। आप बुक 430 पेज पे इन डायग्रामों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास IR के बारे में, ये स्ट्रेचिंग और इसके बारे में हुई। लेकिन अभी इसमें हम आगे जानेंगे कि इसके जो है तो एक और MCQs इसमें आता है, एक और MCQs इसमें आता है, और वो MCQs क्या है, अगर 100% यानी यहाँ पर मैं IR की रेडिएशन डालूं और यहाँ पर मैंने जितनी डाली वो यहाँ पर क्या हो गई, वो IR यहाँ पर क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। और ये ट्रांसमिट कितनी हुई है आपको पता है, ये 100% ट्रांसमिट हुए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अगर कुछ होते, यानी लेट सपोज मैं कंटेनर बना दूं, यहाँ पर कुछ पार्टिकल होते तो वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट थोड़ा होता, लेकिन 100% ट्रांसमिटेंस। तो ये MCQs है कि 100% ट्रांसमिटेंस means that no absorption। ये आपको ईटा में आएगा कि अगर IR में आपके पास 100% ट्रांसमिटेंस है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, जीरो। और एब्जॉर्प्शन जब नो होगी तो इसका मतलब है कि इस कंटेनर में कुछ भी मौजूद नहीं था, इसलिए जितनी IR की रेडिएशन गिराई आपने उसकी इंटरेक्शन नहीं हुई। लेट्स सपोज वहां कंटेनर में जो चीजें मौजूद थी और वो वहां पर 100% ट्रांसमिटेंस हो गई। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि दूसरा हमारे पास होते हैं रीजन्स ऑफ IR। क्या होते हैं, रीजन्स ऑफ IR। तो IR के जो है रीजन्स होते हैं, आप जो है तो ग्राफ देख सकते हैं पेज नंबर 431 पे आपको बुक में दिखाई देगा। तो रीजन्स हमारे पास IR के अंदर दो रीजन्स हैं। एक हमारे पास रीजन जो है तो वो हमारे पास कौन से रीजन है, शाबाश, कौन सा रीजन है, दो रीजन है, दो। एक को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, शाबाश, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है और दूसरा कौन सा,
टू रीजन्स, एक 600 से 15 फिंगरप्रिंट, चले मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक रीजन होता है 600 से लेकर 1500 पर सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंट रीजन। और अगर हमारे पास ये रीजन फिर 1500 से कहाँ तक हो, 4000 पर सेंटीमीटर हो, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, फंक्शनल ग्रुप रीजन इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट जो है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ों की पहचान के लिए होते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए होते हैं कि OH है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है। तो अभी इसी बात को आप आगे समझेंगे, तो उसके लिए आप इस पेज 430 पे आपके पास एक और टेबल है जिसमें आपको OH के लिए दिया है वैल्यू, कार्बन की दिया है, अल्काइन का दिया, ईस्टर का दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया। तो ये भी आपको याद रखने होंगे अपने ईटा के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास IR के साथ रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की। इसके बाद इंशाल्लाह कल जब हम आएंगे तो कल हम अल्ट्रावायलेट UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और UV विजिबल पढ़ेंगे और साथ ही इंशाल्लाह NMR की टेक्निक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें छोटी छोटी 1-2-3 है, फ्लेम फोटोमेट्री और वो मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो वो तो ईजी है, लेकिन इंशाल्लाह NMR और UV विजिबल पे इंशाल्लाह कल हम बातें